साथियों, वीडियो एग्जाम के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गणित के हैं और उसके बाद जीके के और विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि तीन नल ए, बी और सी ये क्रम से किसी टैंक को 12 घंटे, 18 घंटे और 36 घंटे में भरते हैं। तीनों को यदि एक साथ खोलेंगे तो हम ये जो टैंक है वो कितने समय में भरा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी है, गणित के बच्चों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो विज्ञान ये जो आर्ट्स के बच्चे हैं जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर है गणित में, उन बच्चों को एक सामान्य ट्रिक से ये सवाल करने चाहिए। और जब हम पेपर हल करते हैं तो हमें भूलकर भी गणित को पहले हल नहीं करना चाहिए। जो बच्चे गणित के नहीं हैं उनको गणित को एक बार छोड़ करके जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के या विज्ञान के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो और बाद में जो आपके पास समय बचे उस समय उसमें आप गणित हल करो, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है और गणित का जो सवाल है वो ज्यादा समय खा जाता है और हम कई इजी प्रश्नों को भी यहाँ अटेम्प्ट नहीं कर पाते, अपितु देख भी नहीं पाते। तो हमें सबसे पहले रणनीति ये बनानी है कि हम हिंदी के, जीके के और जो भी पढ़ करके जिनका सीधा उत्तर दिया जाता है वो क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम गणित को लेंगे। इस प्रकार की रणनीति आपको आपके नॉलेज से 10 अंक ज्यादा दिलवाने का प्रयास करेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम सबसे पहले लघुत्तम लेंगे और इस संख्या को हम बट्टा में लिखेंगे, यानी ए वाले को हम लिखेंगे 1/12 और तीनों साथ मिल रहे हैं इसलिए इसको जोड़ेंगे, और दूसरे को लिखेंगे 1/18 और तीसरे को हम लिखेंगे 1/36। तो ये हो गया। अब इन तीनों का जब हम लघुत्तम लेंगे तो वो आएगा 36। अब 36 में इस 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3 और 18 का भाग दिया तो क्या आ गया 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया 1 से। बहुत इजी चीजें हैं, 6 की 7 से शुरू हो जाते हैं। और 36 में 36 का भाग एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, यानी ये हो गया 6/36। अब हम क्या करते हैं कि इस संख्या को उल्ट देते हैं, नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे। तो इसको हम कर देंगे 36/6, यानी इसका उत्तर आ गया 6 घंटे। क्या उत्तर आ गया इसका 6 घंटे। और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक नल टंकी को 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल 12 घंटे में उसको भर रहा है, तो दोनों को एक साथ खोलने पर तो इसमें हमें माइनस तो कहीं करना ही नहीं है, प्लस करना है। तो इसको भी हम कर देंगे 1/10 प्लस 1/12। अब इनका जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा, इसी तरीके से हम लघुत्तम निकालते हैं 12 और 10 का, वो आ गया 6 और 5, फिर आ गया 3 और 5, फिर 3, 1 और 5, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, यानी 60 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 10 का भी भाग जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा। 60 से छोटी संख्या इन दोनों से डिवाइड नहीं होती। तो इसका लघुत्तम हमने निकाल लिया 60। 60 में 10 का भाग दिया, कितनी बार गया 6 बार। 6 को 1 से गुणा किया 6 आया, प्लस का चिन्ह, फिर 12 का 60 में भाग दिया, कितनी बार गया 5 बार। 5 को 1 से गुणा किया, क्या गया 5, ये हो गया 11/60। क्या आ गया 11/60। अब हम उल्टा करते हैं, या नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, तो इसको हमने कर दिया 60/11। 60 में जब हम 11 का भाग देंगे तो साथियों कितना उत्तर आता है 11×5 = 55, फिर बच गए 5। अब इसको आप इस प्रकार लिखें 5/5 से 5/11, ये इसका उत्तर आ गए। पिछली बार एक पीओन के एग्जाम में गणित का वैसे इजी क्वेश्चन था, उसके उत्तर इसी प्रकार आ रहे थे। तो बहुत से बच्चों ने जो 5 तक तो उसको सही निकाला, लेकिन आगे वाली में वो मार खा गए। जब साथियों एक छोटी सी बच्चों जैसी बात है ये कि जब भी किसी संख्या में आगे पूरा भाग नहीं जाए तो उस संख्या को ऊपर लिख दें और उस संख्या के नीचे जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको बट्टा में लिख दें। तो ये हो गया 5 से 5/11, इसका उत्तर आ गया। इतने घंटे यानी हाउस इसमें लग जाएंगे। फिर आगामी क्वेश्चन है तीसरा अपने, एक नल ए है जो टंकी को 30 मिनट में भरता है, दूसरा नल 45 मिनट भरता है।
और तीसरा नल साथियों 90 मिनट में उसको खाली करता है। खाली वाले के लिए हम माइनस लगाएंगे, भरने वाले के लिए प्लस, और क्योंकि विपरीत चल रहा है तो हम करेंगे इसको 1/30। दूसरे का क्या करेंगे 1/45। यानी इन प्रश्नों में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन रणनीति ये बनाओ कि अपने को लास्ट में इनको उठाना है, पहले बिल्कुल गणित का हाथ नहीं लगाएंगे। और ये होगा एक, ये माइनस में हो रहा है, पानी निकाल रहा है, इसलिए ये हो गया 1/90। अब इनका हम लघुत्तम निकालेंगे तो वो आ गया 90। 30, 45 से 90 में 90 ही वो संख्या है जिनमें तीनों का भाग जाता है। तो इसमें 90 में 30 का भाग दिया, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया, 3 आ गया। फिर 45 का 90 में भाग दिया, 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 बार आ गया। अब चिन्ह माइनस का ले लिया हमने यहां से। 90 में 90 का भाग दिया 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया। तो ये कितने हो गए साथियों, ये हो गए 4, ऊपर हो गए 4 और नीचे हो गए 90। इसको हम पलट देंगे, यानी 90/4। इसके लिए उत्तर आ गए 90/4। और वैसे हम 90 में यदि भाग देते हैं 4 का, कितने आते हैं 4 2 8, और ये हो गया 4 2 से 4/10। इस सवाल के उत्तर है, या 90/4 आ गया। नहीं, इसमें ये हो गया 1 और 4 2 8, बच गया 2, और फिर पॉइंट लगा देते हैं यहां 20 5 तो 20, यानी इसका उत्तर आ गया 22.5 घंटे। यानी उस टंकी को भरने में घंटे नहीं, सॉरी मिनट में है ये, तो इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तीनों को एक साथ खोलेंगे, एक 30 मिनट में भरता है, दूसरा 45 में भरता है, तीसरा 90 में खाली करता है। तो ऐसे सवाल के उत्तर हम इसके कितने उत्तर निकलेंगे, 22.5 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। इस आगामी क्वेश्चन अपने एक नल ए है, वो टंकी को 8 घंटे में भरता है और दूसरा नल 16 घंटे में खाली करता है। तो पहला हम करेंगे 1/8 और दूसरा खाली कर रहा है, यानी उसका उल्टा है, तो इसमें माइनस करेंगे। तो ये हो गया साथियों 1/8 माइनस 1/16। इनका दोनों का लघुत्तम हो गया 16। 16 में 8 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, और माइनस का चिन्ह, फिर 16 में 16 का भाग 1 बार, ये हो गया 1/16। यानी हम उलटते हैं इजी तरीके से, तो ये हो गया 16/1, यानी 16 घंटे इसका उत्तर आ गया। ये अपने चारों सवाल क्लियर हो गए। इस प्रकार के सवाल इजी है, लेकिन हमारे 8 या 10 तक हम पढ़ते नहीं है इस प्रकार के सवालों को, इसलिए हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, और इसको यदि करते भी हैं तो गलत तरीके से करने का प्रयास करते हैं। फिर हम आगे में लेते हैं 5वां सवाल, जिसमें है कि एक नल टंकी को 27 घंटे में खाली करता है। ये केवल खाली वाला क्वेश्चन है, और टंकी के 2/3 भाग को कितने समय में खाली करेगा। तो ये बहुत इजी है। कितने घंटे में खाली करता है, 27 मिनट, क्योंकि पूरी टंकी खाली करता है 27 घंटे में, इसलिए उसका 2/3 भाग खाली करेगा। ये हो गया 27 से 2/3, ये हो गया 9 दूनी 18 घंटे, यानी 18 घंटे में वो एक नल टंकी को 27 घंटे में खाली करता है। नीचे लगा हुआ है, तो उसके 2/3 भाग को वो, यानी उसका 75% जो हिस्सा है, इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन तरीके से करेंगे तो उसको 2/3 को 27 से गुणा कर देंगे, या 3/4 आए तो 27 को 3/4 से गुणा कर देंगे। अब हम आगामी कुछ राजस्थान जीके के प्रश्न ले रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान एक समिट हुई थी, सम्मेलन हुआ था जयपुर में दिसंबर 2024 में। उसमें बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे। एमओयू हुए, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विभिन्न कंपनियों से भी कई देशों ने उनमें भाग लिया था, और राजस्थान सरकार ने उन एमओयू यानी समझौता ज्ञापन को धरातल पर उतारने का काम भी लंबे समय पहले शुरू कर दिया था।
तो इसमें जो निर्णय हुए, एक तो यह है कि प्रवासी राजस्थान दिवस राजस्थान में कब से मनाया जाएगा। तो ये साथियों प्रवासी राजस्थान दिवस, ये इसकी तिथि क्या है? ये है 10 दिसंबर। क्या है इसका? 10 दिसंबर। फिर ये जो समिट हुई थी जयपुर में हुई थी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के विभिन्न मंत्री विभिन्न देशों में गए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, और 2 जैसे कोरिया भी गए और एक जापान भी गए थे। इन 4 देशों की उन्होंने समिट को सफल करने के लिए यात्रा की थी। अब इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें भाग लेने वाले, राइजिंग राजस्थान में भाग लेने वाले देश, राइजिंग राजस्थान में भाग लेने वाले देश ये थे साथियों 32। और इसमें कुल पार्टनर देश कितने थे, यानी सहभागी भागीदार देश कितने थे? भागीदार देश ये साथियों 17। ये 2 प्रकार के प्रश्न उसमें से आते हैं, 32 और 17। 17 पार्टिसिपेटिंग भागीदार देश थे और 32 इसमें कुल इन्होंने भाग लिया था। अच्छा, अभी राजस्थान के 4 विभिन्न कोणों पर 4 एग्रो फूड पार्क है। कौन से एग्रो फूड पार्क है? ये एक तो गंगानगर में है, एक गंगानगर हो गया उत्तर में, अपने पश्चिम में हो गया अपने जोधपुर में, बोरानाड़ा जोधपुर में, और एक दक्षिण में कोटा में है, एक अलवर में है। यानी अलवर पूर्व में हो गया। तो ये 4 पार्क हैं फूड पार्क। एक तो अलवर में है, और एक कोटा में है, एक बोरानाड़ा जोधपुर में है, और चौथा कहां हो गया? श्री गंगानगर। SGNR लिख रहा हूं शॉर्ट में, श्री गंगानगर। ये 4 फूड पार्क किसने विकसित किए हैं? ये रिको, जो राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी है उद्योगों को प्रमोट करने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटन के लिए। तो ये 4 एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा विकसित है। और एक इससे संबंधित प्रश्न और है कि मेगा फूड पार्क कहां है साथियों? मेगा फूड पार्क ये रूपनगढ़ अजमेर में है, और ये केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार का है। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इस मेगा फूड पार्क की स्थापना की थी, कई वर्ष हो गए इसको। और रिको वाले जो 4 पार्क हैं इनको भी कई वर्ष हो गए। इनका उद्देश्य है कि खाद्यान्न प्रसंस्करण को बढ़ाना, फूड का किस प्रकार संग्रह किया जाए, इस प्रकार की कई जो आधुनिक विधियां हैं वो ये पालन करते हैं। अब हम आगामी क्वेश्चन लेते हैं कि राजस्थान में खान विभाग यानी माइंस डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहां है? तो खान विभाग और आबकारी विभाग ये उदयपुर में है। खान विभाग का डायरेक्टर कहां बैठता है? उदयपुर में। और आबकारी विभाग का डायरेक्टर कहां बैठता है? ये भी उदयपुर में है। और इसके बाद आता है आयुर्वेद का डायरेक्टर यानी आयुर्वेद विभाग का मुख्यालय कहां है? ये साथियों अजमेर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बाहर के बच्चों के कम समझ में आते हैं। हम लोकल इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब आगामी क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने खनिज निकलते हैं? कुल खनिज राजस्थान में 81 खनिज है साथियों, ये उपलब्ध हैं। और खनन कितना हो रहा है? 28 का खनन हो रहा है। कितने का? 28 खनिजों का खनन हो रहा है। ये क्लियर हो गया। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। फिर आगामी प्रश्न है कि राजस्थान में घरेलू पर्यटक किस जिले में सबसे ज्यादा आते हैं? और ये क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 23 से ट्रेंड चेंज हो गया। 22 तक घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा आते थे जयपुर में, अब वो जयपुर चेंज हो गया और जयपुर तीसरे स्थान पर भी साथियों नहीं रहा। इसमें घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा कहां आते हैं?
और फिर सेकंड स्थान पे कौन सा स्थान है और थर्ड पर कौन सा है, ये चर्चा करेंगे। तो सबसे ज्यादा आते हैं सीकर में, और सेकंड स्थान जब घरेलू पर्यटक की करते हैं तो वो है साथियों अजमेर, और थर्ड स्थान होगा इसका चित्तौड़गढ़। जयपुर तीनों में ही नहीं है घरेलू पर्यटक। सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक का मतलब भारत के विभिन्न राज्यों से जो पर्यटक आते हैं, राजस्थान के स्वयं के जो पर्यटक जाते हैं वो भी उसमें शामिल हैं। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटक हैं, वो सबसे ज्यादा कहां आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय। ये ट्रेंड कहां से चेंज हुआ है, 2023 से चेंज हुआ। 2023 और 24 दोनों आंकड़े समान हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ये आते हैं सबसे ज्यादा जयपुर में। कहां आते हैं, जयपुर में। और सेकंड स्थान कौन सा है, उदयपुर। अब 24 का एक और ट्रेंड हुआ है कि जयपुर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या तीव्र गति से घटी है, लेकिन इतनी भी नहीं घटी कि ये इसको पहले स्थान से पछाड़ दे। और सेकंड स्थान पर उदयपुर है। उदयपुर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब एक इसमें और क्वेश्चन राइज होता है, वो है कि राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं वो सबसे ज्यादा किस देश से आते हैं। तो साथियों ये आते हैं यूएसए से, यानी अमेरिका के पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं। हम अक्सर कर बैठते हैं, गलती करते हैं, हम जवाब देते हैं इसका यूके यानी इंग्लैंड। इंग्लैंड तो एक बहुत छोटा सा देश है, राजस्थान से भी बहुत छोटा देश है। तो पर्यटक सबसे ज्यादा कहां से आएंगे, अमेरिका से। ये हो गया हमारा पर्यटन उद्योग के बारे में। अब पर्यटन उद्योग को मैनेज करने वाली जो संस्था है और एक पर्यटन पुलिस है, वो कहां है, तो पर्यटन पुलिस साथियों उदयपुर, जोधपुर और जयपुर, इन स्थानों पर पर्यटन पुलिस अलग से कार्यरत है। और पर्यटन को जो मैनेज करती है राजस्थान में, उस संस्था का नाम है आरटीडीसी, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम नाम है इसका। और इसके अधिकारियों की भर्ती आरएस के थ्रू होती है। ये हो गया अपना। इसके बाद हम आगामी ऊर्जा के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। एक हम कुछ नई योजनाओं का लेंगे। प्रधानमंत्री जन मन योजना ये किस जिले में चल रही है, प्रधानमंत्री पीएम प्रधानमंत्री जन मन योजना, ये साथियों 12 जिले में। कहां है, 12 जिले। केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। केंद्र ने एक प्रोग्राम बनाया है पूरे देश में जो आदिवासी बस्तियां सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है, उनको प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत सड़कों से जोड़ा जा रहा है। तो इसमें राजस्थान का एकमात्र जिला लिया गया है और उस जिले में भी छोटा सा क्षेत्र है, वो है 12 जिले में शहरिया बस्तियां। शहरिया बस्तियां सड़क से जोड़ी जाएंगी। ये हो गया प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम। फिर एक संस्था है भारत सरकार की, उसका नाम है BRO। बी का मतलब हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं या जो राज्य हैं वहां सड़क बनाने का काम करता है। तो बीकानेर जिले में जो सीमावर्ती सड़कें हैं, अपने इसमें जोधपुर जैसलमेर जिले की सीमावर्ती सड़कें हैं, गंगानगर की सीमावर्ती सड़कें, वो सारा बनाने का काम कौन करता है, BRO करता है, भारत सरकार की एजेंसी है। और इसका एक प्रोजेक्ट है, वो पूछा भी था, चेतक प्रोजेक्ट। चेतक प्रोजेक्ट क्या है, ये BRO का एक प्रोजेक्ट है, सड़क निर्माण के लिए है। और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, इसका जवाब है चेतक प्रोजेक्ट का मुख्यालय बीकानेर है। प्रधानमंत्री जन मन योजना एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। फिर हम पढ़ते हैं मगरा क्षेत्र कार्यक्रम। एक ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्रीय कार्यक्रम है या कौन सा क्षेत्रीय कार्यक्रम नहीं है। तो कई बार मैंने बच्चों को देखा नरेगा का जवाब कर देते हैं। नरेगा साथियों पूरे राजस्थान में है, क्षेत्रीय नहीं है, इसलिए पूरे भारत में है, इसलिए ये क्षेत्रीय नहीं है। अब क्षेत्रीय योजना में किसको मानेंगे, जो एक क्षेत्र में, जैसे एक शेखावाटी रीजन में आ गई
या जोधपुर बीकानेर, ये 5-7 जिलों में जो एक क्षेत्र विशेष में सीमित है, उस योजना को हम कहेंगे क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो अब हम चर्चा करते हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये 2005-06 से, और राजस्थान का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है यानी अजमेर एकदम बीच में है, वहां यह शुरू की गई थी। अब अजमेर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो ब्यावर में चला गया, कुछ पाली का पहाड़ी क्षेत्र ब्यावर में आ गया, कुछ भीलवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र ब्यावर में आ गया। इसलिए अजमेर इस क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास में पहले शामिल था, अब ये नहीं रहा इसमें। तो इसका जवाब हम कौन कौन से जिले हैं इसमें, ब्यावर जो अजमेर से टूट करके बना है, जहां अरावली के सबसे ज्यादा दर्रे हैं, ये इसकी एक और विशेषता है। ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और एक है पाली। इन जिलों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 से चल रहा है। इसका उद्देश्य है वहां आर्थिक और सामाजिक सुधार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचनाओं का डेवलपमेंट करना। फिर आगामी क्वेश्चन है जो भी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का ही है, वो है मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 1986-87 से शुरू किया गया। अब पहले तो मेवात क्या है ये क्लियर समझें। मेवात जो क्षेत्र है इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, कुछ हिस्सा जैसे गुड़गांव, नूह है, ये इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो है अपने इसमें हरियाणा में। तो मेवात का आधा हिस्सा राजस्थान में है और आधा हिस्सा हरियाणा में है। ये मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम केवल ये राजस्थान सरकार का है, इसलिए हम हरियाणा को इसमें नहीं जोड़ेंगे। अब मेवात का थोड़ा मैंने आपको बताया कि मेवात क्या है। अब इसमें कौन से जिले, पहले जब हम पढ़ते थे तो अलवर जिले की मेयर पंचायत समितियां, कुछ भरतपुर जिले की मेयर पंचायत समितियां, इन दो में ये चालू था, 2 जिलों में। लेकिन अब साथियों ये जिले बढ़ गए हैं और एक जिला इसमें से घट गया है, अलवर में है। अलवर की भी पूरी पंचायत समितियां नहीं है, जिन जिन में मेयर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है वहां मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है। अलवर के बाद आ गया खैरथल तिजारा, ये नया जिला बना है खैरथल तिजारा। इन दोनों को मिलाकर के जिला बनाया गया है। कुछ दिन पहले इसी जिले का नाम भर्तरी हरिनगर करने का प्रयास हुआ था, घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन दबाव के चलते उसको भर्तरी हरिनगर को वापस खैरथल तिजारा ये रखा है। और इसके बाद आता है साथियों डीग, यानी अलवर, ये जो भरतपुर का जो दक्षिण उत्तरी हिस्सा है वो डीग है, ये हरियाणा से टच हो रहा है डीग। यानी पहले भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती थी और उत्तर प्रदेश से भी लगती थी। अब भरतपुर ऐसा जिला हो गया जिसकी केवल सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, ब्रज क्षेत्र की उत्तर प्रदेश से लगती है, बाकी हरियाणा से भरतपुर की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि डीग कट के अलग हो गया। तो ये 3 जिलों में है। मेवात विकास कार्यक्रम का में है अलवर, खैरथल तिजारा और तीसरा हो गया डीग, यानी भरतपुर के स्थान पर ये आ गया। डीग और अलवर के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद आता है झींगा। झींगा एक मछली है, झींगा को अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉन। क्या कहते हैं? प्रॉन। विज्ञान के बच्चे जानते हैं ये कीटनुमा मछली होती है, लेकिन वास्तविक मछली है। झींगा पालन में अग्रणी जिला ये साथियों चूरू है। और इस झींगा मछली का चूरू में इतना ज्यादा उत्पादन होने लग गया कि यहाँ पहले जिला मत्स्य अधिकारी का कार्यालय खोला गया था और उसके बाद यहाँ मत्स्य यानी फिशरीज डेवलपमेंट का डिप्टी डायरेक्टर भी चूरू में बैठने लग गया है। चूरू जैसा जिला जहां नदियां नहीं है, जहां समुद्र नहीं है, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है और जो उपलब्ध है वो भी खारा है। तो साथियों एक उल्लेखनीय बात है कि झींगा मछली जो खारे पानी की है उसमें उसके उत्पादन में
पूरे भारत में जो जिला फर्स्ट है वो कौन सा आ गया है, चूरू जिला। और हम अपने आसपास भी देखते हैं कि ऐसा ही डैम बना बना करके और इन मछलियों का पालन किया जा रहा है, और ज्यादातर क्या 100% ये एक्सपोर्ट हो रही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड हैं। तो साथियों, राज्य में 10 कृषि जलवायु खंड हैं। कितने हैं? 10 कृषि जलवायु खंड। इनमें अलग अलग जिले विभक्त हैं। कुछ जिले ऐसे भी हैं कि 2-2 या 3-3 जलवायु खंडों में, क्योंकि उनकी जो जलवायु है वो अलग अलग प्रकार की है, तो वो उनमें भी चले जाते हैं। अब एक आता है मूल्यवर्धन में राजस्थान। मूल्यवर्धन में राज्य में कृषि का योगदान। ये कितना है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की अधिकांश जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है, लेकिन इतना इसका प्रोडक्शन नहीं है, इतनी एमएसपी नहीं है, वैल्यू नहीं है धान की, इसलिए ज्यादा योगदान तो नहीं है। फिर भी राजस्थान में 26.9% हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। 26% 9 हिस्सा कृषि का है। कितना है? 26.92। इसके बाद यमुना जल समझौता, ये कब हुआ था और इसका रिवीजन कब हुआ? यमुना जल समझौता किन राज्यों में हुआ? ये हरियाणा और राजस्थान, ये 2 ही राज्य हैं इसमें। ये 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में जब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हरियाणा के साथ यमुना जल, जो केवल पीने के लिए, ध्यान रखना सिंचाई के लिए ये पानी नहीं आएगा, केवल पीने के लिए राजस्थान में ये पानी आएगा, और ये भूमि के अंदर से पानी आएगा, यानी पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी में लाया जाएगा। कहां आएगा? शेखावाटी में। ये जो 3 जिले हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू, इन 3 जिलों में ये पानी दिया जाएगा। ये समझौता होने के बाद ये योजना गर्भ में चली गई थी, लेकिन राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री ने इसको वापस पुनर्जीवित किया और 2024 में हरियाणा के साथ पुनः समझौता किया, और जिससे 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा। कितना पानी मिलेगा राजस्थान को? क्यूसेक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है पानी मापने की। 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को मिलेगा, याद रखें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, यमुना जल समझौता अपना हो गया, भूमिगत तरीके से आएगा, केवल शेखावाटी के लिए है ये। और ये कहां से पानी दिया जाएगा राजस्थान को? ये साथियों हथिनी कुंड। क्या नाम? कहां से आएगा? हरियाणा में एक स्थान है, ये हथिनी कुंड, यानी यमुनानगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां हथिनी कुंड है, वहां से ये पानी आएगा। इसके बाद हम लेते हैं कि राजस्थान में सौर दिवस कितने हैं। यानी वैसे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 325 दिन पूरे साल में सूर्य आकाश साफ रहता है, सनलाइट डायरेक्ट आती है। अन्य भारत में कोई राज्य नहीं है जहां 325 दिन सौर ऊर्जा उपलब्ध हो। सौर ऊर्जा में हम धीरे धीरे अच्छा आंधी की तरह हम बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हैं। आगामी एक है कि ऊंट, भारत के लगभग 84% ऊंट कहां है? भारत के लगभग शब्द ऐसा 84 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्ट मेरे याद नहीं, 84% ऊंट राजस्थान में है। अब इनकी संख्या तीव्र गति से घटती जा रही है। भारत में पशु गणना में जो सबसे तीव्र गति से घटने वाला जो पशु है वो ऊंट है, और राजस्थान में भी ये, पश्चिम राजस्थान में भी विशेष तौर से पाया जाता है। अन्य जिलों से भी ये गायब होने लग गया। ऊंट पालने वाली जाति है जो रेबारी कहलाती है, उसको हम रायका भी कहते हैं, वो काले कपड़े पहनते हैं। अभी राजस्थान सरकार ने कितना पैकेज दिया है? 20,000 की सहायता ऊंट के जन्म पर दी जाती है। पहले ये सहायता 10,000 थी, अब 10,000 से 10,000 और नए बजट में बढ़ा करके इसको
20,000 कर दिया गया है, ताकि ऊंट राजस्थान की धरती से, भारत की धरती से लुप्त नहीं हो। इसके बाद हम लेते हैं कि भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र कहां खोला गया। ये साथियों पांडिचेरी में। कहां खोला था ये? पांडिचेरी में। इसके बाद एक राजस्थान सरकार ने एक योजना भारत सरकार के और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसी वर्ष शुरू की है, उसका नाम है बांध पुनर्वास। इसमें कौन सहायता दे रहा है? बांध पुनर्वास योजना, इसमें विश्व बैंक सहायता दे रहा है। कौन? विश्व बैंक अपने को सहायता दे रहा है। एक राजस्थान की जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है, स्वच्छ ऊर्जा का मतलब हम सौर ऊर्जा लेंगे, हम कौन सी और लेंगे? हाइड्रोजन ऊर्जा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन के बाद हम पवन ऊर्जा लेंगे, बायोमास एनर्जी लेंगे। ये इनको हम स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं, जिससे पोल्यूशन नील होता है। तो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति राजस्थान की जो है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है 2030 तक राज्य में 2000 किलोटन हाइड्रोजन उत्पादन। ये याद रखना, 2030 तक का टारगेट है। इसमें 2000 किलोटन तक का है। 2035 के और 40 के, 47 के ये टारगेट साथियों अलग अलग हैं। फिर आगामी एक प्रश्न है कि विकसित राजस्थान और विकसित भारत का लक्ष्य कब तक का है? विकसित राजस्थान, ये लक्ष्य है साथियों 2047, और 2047 का लक्ष्य ही विकसित भारत का है। इसके बाद एक नई योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है, उसका नाम है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन योजना। ये केवल पश्चिम राजस्थान में है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन योजना 2025, ये केवल पश्चिम राजस्थान में है। और इसमें जो 70% राशि है वो विश्व बैंक की है। किसकी है? नहीं, विश्व बैंक की नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी कहा जाता है, उस बैंक के द्वारा 70% राशि दी जाएगी। कुछ राजस्थान सरकार इसमें अपना हिस्सा देगी। फिर आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं, राजस्थान में फर्स्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? राजस्थान की बात करते हैं राज्य में। ये है डॉक्टर पीके सेठी, जिनका पूरा नाम है प्रमोद कर्ण सेठी। जयपुर फुट के आविष्कारक हैं। जयपुर फुट हम जानते हैं कृत्रिम बाह्य अंग है, यानी हाथ, नकली हाथ और नकली पैर। इनके द्वारा इन्होंने कई व्यक्तियों को चलने के योग्य, काम करने के योग्य बनाया। तो इसके लिए डॉक्टर पीके सेठी को ये राजस्थान का पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, यानी एशियाई नोबेल, वो प्राइज है रेमन मैग्सेसे। और अभी 2025 में किसको मिला है? यह है एक एनजीओ है, एडुकेट गर्ल, जो केरल का एनजीओ है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास करता है। जिन समाजों में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, कॉलेज नहीं भेजते, उनको इससे जोड़ने का वो प्रयास कर रहा है। इसके लिए इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। एक है साथियों शांति काल का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार
ये है अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। ये अब तक केवल 2 महिलाओं को मिला है। किनको मिला है? केवल 2 महिलाओं को मिला है। पुरुषों को तो ये 80 लोगों को मिल चुका है। तो फर्स्ट महिला कौन थी अशोक चक्र जीतने वाली? नीरजा बनोत। क्या नाम था इसका? नीरजा बनोत। नीरजा बनोत के नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है। मरणोपरांत इनको, नीरजा बनोत को ये पुरस्कार मिला था। इसने भारतीय जो विमान के अपहरण को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। भारतीय विमान को कराची हवाई अड्डे से अपहरित किया गया था, तो इसने अपहरणकर्ताओं से संघर्ष किया था। बहुत समय पहले की बात है। तो इसको 1987 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद सेकंड जो अशोक चक्र है वो 2001 में भारतीय संसद पर जो अटैक हुआ था, पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ, उसको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी राजस्थान के कई लोगों ने गंवाई थी। उसमें नीमका थाना के एक यादव भी थे और उत्तर प्रदेश सीआरपीएफ की एक कमलेश कुमारी यादव जो थी, उसको भी ये अशोक चक्र मिला है। तो दूसरा है कमलेश कुमारी यादव। ये 2 ही नाम हैं जिनको अशोक चक्र मिला है, 2 ही महिलाएं। और 2 ऐसे कौन से विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है? तो वो नाम है साथियों सीमांत गांधी, जिसका वास्तविक नाम था अब्दुल गफार खान, और दूसरा नाम है नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। देश की आजादी के लिए 27 साल जिन्होंने जेल में बिताए थे, उनके संघर्ष को सलाम करते हुए भारत सरकार ने 1990 में उनको ये सम्मान दिया था। धन्यवाद साथियों। वीडियो के लिए और आगामी अन्य एग्जाम्स के लिए और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे समय समय पर विश्लेषणात्मक चर्चा करते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। इन प्रश्नों का मैंने जो जिस प्रकार से विश्लेषण किया है, आप उनको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।